हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टीनी सेंट पार्टिकल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं कि बहुत से छोटे से पार्टिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एटम और मॉलिक्यूल्स। और द एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर मेकिंग अप एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस। तो हम लोग अपने आसपास में जितना भी चीज देखते हैं तो उसके लिए एटम जो है वो उसके फंडामेंटल यूनिट है नहीं। और क्योंकि तो सभी चीज जो है वो एटम से बने हुए हैं और इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, और वो वास्तव में वो बहुत छोटे होते हैं। यहां तक कि उसका साइज जो होता है 0.1 से लेके 0.5 नैनोमीटर तक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इसमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला आएगा इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, और ये ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही तो पढ़ना है। और रेस्ट जो थ्री है ये जो थ्री है, ये थ्री हम लोग को हायर क्लास में पढ़ना है। अभी हम लोग को स्टडी नहीं करना है। अभी हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, चलिए इसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहां देखिए हम लिए हुए हैं ए और बी। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया। ए और बी जो है ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बना है, सी और डी बना है। रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, और मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग डिफर नहीं कर सकते हैं। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, तो हम देखते हैं हम लोग इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो कहता है कि केमिकल सब्सटेंस, इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट, एलिमेंट जो प्रेजेंट रहते हैं वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग वाटर की बात लेते हैं तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 रिस्पेक्टिवली। तो इसका रेशियो क्या है, 1:8। ओके, यहां देखिए हम लोग क्लियर करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहां लिखते हैं 18 ग्राम आपका यहां पर है H2O, तो 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम्स क्या है, हाइड्रोजन के हैं। इसलिए कि हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास होता है कितना होता है, 1 होता है। तो H2 है तो 1 + 1 हो गया, 2 हो गया, और प्लस हाइड्रोजन का 16 होता है तो 2:16। तो 16 तो 2 हो गया और 16 हो गया। इसको अगर हम कटाते हैं तो कितना होता है, 2/8, मतलब 2:8, 1:8। इसलिए ये हमेशा 1:8 के प्रोपोर्शन में रहता है। तो दिस वेरीफाइज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम। कहीं भी होगा तो उसका रेशियो क्या होगा, 1:8, 1/8 के रूप में वो पाया जाएगा। और दिस लॉ लैग्ड एक्सप्लेनेशन, और लेकिन इसका जो है उस समय एक्सप्लेनेशन का उसमें अभाव था। हेंस जॉन डाल्टन गेव हिज थ्योरी, इसलिए जॉन डाल्टन ने क्या किया, अपना थ्योरी दिया अबाउट द मैटर के संबंध में। ही सेड दैट, और उन्होंने कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मैटर का है वो क्या है, एटम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या था। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, ये 1 में है आपका, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर बने हुए हैं वो बहुत ही टीनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एटम आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। एटम को हम लोग ना ही डिविजिबल कर सकते हैं उसको, और ना ही उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं।
और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो एटम जो है उसको ना ही डिवाइड कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और नेक्स्ट कहता है थर्ड नंबर में कि ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, जितने भी एटम हैं एलिमेंट्स के, आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो मास में, केमिकल प्रॉपर्टीज में और साइज में वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, आगे देखते हैं इसी में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं आर डिफरेंट इन साइज, वो साइज में डिफर होंगे, मास में भी डिफर होंगे और यहां तक कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो होंगे उसमें भी ये डिफर करेगा। अगला है आपका एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, स्मॉल होल नंबर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं कंपाउंड में। और द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, और जो भी कंपाउंड है उसमें एटम, काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, वो क्या होंगे, नंबर और काइंड्स दोनों कांस्टेंट होंगे। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम के बारे में हम लोग देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि एटम्स जो है वो क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, नहीं, ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन बी टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। और साइज ऑफ एन एटम, एक एटम का साइज कितना होता है, तो एक एटम का जो साइज होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻10। ओके, तो उसमें क्या होता है 1 × 10⁻⁻10 m। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं एटम का साइज। और अब हम लोग देखते हैं एटम्स का सिंबल्स, सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन के द्वारा कुछ एलिमेंट्स के जो हैं वो सिंबल दिए गए, तो उनके द्वारा जो सिंबल दिया गया, यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये देख रहे हैं फास्फोरस का है, ये कॉपर का है, ये गोल्ड का है, और कार्बन, सल्फर, लेड, नहीं, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर और मरकरी, तो इसका ये सिंबल है। अगर एग्जाम में आता है इस तरह का सिंबल दिया हुआ तो इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, अब उसका हम लोग सिंबल भी देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट लेटर जो देख रहे हैं एच, ये या फिर इसका सेकेंड, फर्स्ट या अधिक से अधिक सेकेंड, दो ही जो इंग्लिश के लेटर हैं फर्स्ट में, इसी के द्वारा इसका सिंबल या नाम दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ एच लिया गया तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन हीलियम में देखिए एच और ई दोनों लिया गया तो इससे ये हीलियम हो गया। ठीक है, फिर कार्बन में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ एक लिया गया सी, लेकिन कॉपर का होना चाहिए सी या CO, लेकिन होता है Cu। तो Cu इसीलिए होता है कि कॉपर जो नाम है ये नाम क्यूप्रम, क्यूप्रम एक लेटिन नाम है, इसी लेटिन नाम से Cu दिया गया है, इसीलिए कॉपर CO होते हुए भी इसका नाम Cu है। लेकिन कोबाल्ट का को है CO, तो CO से जो बना वो कोबाल्ट, इसको हम लोग कॉपर नहीं बोल के कोबाल्ट बोलेंगे, कॉपर का Cu हो जाएगा। क्लोरीन का हम लोग ये फर्स्ट लेटर लिया हुआ है, इसमें C और L लिया हुआ है, H छोड़ दिया है, C और L लिया हुआ है। ठीक है, कैडमियम CD, बोरॉन B और बेरियम का Ba लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सिंबल सब आपको समझना होगा। ब्रोमीन का Br हो गया, नहीं, बिस्मुथ का Bi हो गया, सोडियम का नेट्रियम से निकला है, सोडियम को SO नहीं लिया गया, नेट्रियम का Na। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं Na जो है नेट्रियम का, ये Na से सोडियम लिया गया। पोटासियम का केलियम, केलियम का K लिया गया पोटासियम के लिए, लेकिन आयरन का फिर IR नहीं लिया गया बल्कि Fe, फेरम से लिया गया। गोल्ड Au, औरम से लिया गया गोल्ड का। ठीक है, सिल्वर देखते हैं Ag लिया गया, लेटिन नाम से लिया गया। मरकरी Hy लिया गया, Hg लिया गया इसका, मरकरी का नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या कि या तो उसके एलिमेंट के इंग्लिश नाम से या फिर लेटिन नाम का पहला या दूसरा अक्षर से उसका सिंबल क्रिएट किया गया है। और अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का ये सबसे छोटा पार्टिकल है, और एक कंपाउंड या किसी कंपाउंड का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से रह सके। जैसे कि आप देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है,
या फिर हाइड्रोजन, इसको ये हाइड्रोजन भी ये भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो O2 के रूप में, हाइड्रोजन रहेगा तो H2 के रूप में रहेगा, ये अकेले नहीं रह सकता है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम, तो बोलता है मॉलिक्यूल जो बना हुआ होता है ऑफ एन एटम वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेम टाइप ऑफ एटम। यहां देखिए ऑक्सीजन प्लस O, सेम टाइप ऑफ एटम O प्लस O, तो ये तब बना क्या, ये आपका O2 बना। H प्लस H H2 बना। तो मॉलिक्यूल में भी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो सकते हैं कैसे, मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट ए डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो बोलता है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिलता है एंड कॉन्स्टिट्यूट ए डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, और डिफरेंट टाइप के एटम का फॉर्मेशन करता है। यहां देखिए हम लोग देखते हैं एटॉमिसिटी देखते हैं, तो द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब यहां देखते हैं हम लोग हीलियम। हीलियम जो है ये क्या है, मोनो एटॉमिक है, ये अकेले रह सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहा गया है, इसमें मोनो एटॉमिक कहा गया है इसको। ठीक है, और फिर देखिए नियॉन, ये भी मोनो एटॉमिक है। आर्गन, सोडियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी जो है मोनो एटॉमिक हैं। ठीक है, सिंगल एटम ये रह सकते हैं। फिर देखिए द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटॉमिसिटी में आगे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक है। अभी जो आप लोग को हम बताए कि हाइड्रोजन जो है ये अकेले नहीं रह सकता है, दो हाइड्रोजन एक साथ मिलकर रहेगा, इसलिए ये डाई एटॉमिक इसको हम लोग कहें। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन में हम लोग देख रहे हैं ये भी डाई एटॉमिक है, क्लोरीन भी डाई एटॉमिक है और नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक है। लेकिन फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक है और सल्फर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयंस के बारे में। द चार्ज्ड पार्टिकल एटम्स आर कॉल्ड आयंस। तो आयंस को क्या किसको कहते हैं हम लोग, चार्ज्ड पार्टिकल्स को कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, या तो उस पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम देखते हैं कि उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है तो यहां देखिए क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग कहेंगे एनायन। और यहां देखिए सोडियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग कहेंगे कैटायन। तो नेगेटिव चार्ज एनायन और पॉजिटिव चार्ज कैटायन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग वैलेंसी के बारे में देखते हैं। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो एलिमेंट्स का होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। तो कहता है कि वैलेंसी का यूज हम लोग किस में करते हैं कि एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम को कैसे हम उसमें कंबाइन करेंगे एक साथ में जो कि केमिकल कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि Na है और Cl है, सपोज दैट मान लिया जाए Na को हम लोग देखते हैं और हम लोग देखते हैं Cl को। ठीक है, तो Na क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और Cl क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है कि इसको एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे सकता है, लेकिन क्लोरीन के पास अभाव है, ये ले सकता है। तो सोडियम दिया और क्लोरीन लिया, ये दोनों मिलकर NaCl बना दिया नहीं, लेकिन एक्चुअली Na 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन 2 लेकर Cl2 बना देगा। ठीक है, तो एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, जितने भी एटम्स हैं सभी स्टेबल रहना चाहते हैं। टू डू सो इट में लॉस, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, चाहे लॉस करना हो, जैसे ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, कुछ भी परिस्थिति में ये स्टेबल होना चाहता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इफ एन एटम कॉन्सिस्ट ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी एटम जो है वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस में, तो सेल देन इट वैलेंसी इज 1, 2 और 3। अगर लास्ट
वैलेंसी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो उसका वैलेंसी हो गया। और इफ द एटम कॉन्सिस्ट ऑफ, लेकिन अगर लास्ट में 5, 6, 7 रहे इलेक्ट्रॉन का, तो आउटरमोस्ट शेल में उसका क्या होगा, वो या तो 5 वाले क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6 वाले कितना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 8 वाले कितना लेंगे, 1। ऐसा क्यों? हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी हम लोग देखते हैं जितना भी आपका ऑक्सीजन हो या कार्बन हो, जितने भी एलिमेंट हैं सभी ऑक्टेन पूरा करना चाहते हैं। लास्ट में सब चाहता है कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। लेकिन इसी 8 को पूरा करने के लिए या तो कोई इलेक्ट्रॉन देता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कि यहां पर देखिए कि कह रहा है कि इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम 5 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो ये कितना लेगा, 3 लेगा। यहां देख रहे हैं ना, ये 3 लेना चाहता है इसलिए कि ताकि ये 8 बन जाए। फिर ये 6 वाला कितना लेगा, 2 लेगा ताकि ये 8 बन जाए। और 7 वाला कितना लेगा, 8 लेगा, 1 लेगा, इसलिए ताकि 8 बन जाए। लेकिन हीलियम वगैरह क्या होता है, लास्ट में उसका 8 होता है, इसीलिए ऑक्टेन कंप्लीट होता है, इसलिए वो इनर्ट कहलाता है, इनर्ट अक्रिय गैस कहलाता है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इफ एन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं in the outermost shell, then it will be share this electron and hence its valency will be 4। तो कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसीलिए कार्बन के इतने कंपाउंड हैं। ठीक है। और इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज वैलेंसी विल बी 0। अभी जो आपको बतलाए हम, हीलियम वगैरह का जो है लास्ट में ऑक्टेंट है, इसलिए उसका वैलेंसी क्या हो गया, 0 हो गया। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा उस समय आपको मालूम होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्यों चाहिए। ये हालांकि आप लोग के क्लास में नहीं है, ये हायर क्लास में है, वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा, या फिर हम एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वैलेंसी देखते हैं किसका कितना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंबल होता है H लेकिन इसका वैलेंसी होता है 1। ठीक है। हीलियम का He 0 वैलेंसी, इसलिए कि ये इनर्ट गैस है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ये एक लेगा ना किसी को देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हो गया, 0 हो गया। लिथियम का देखिए 1 है, बेरियम का 2 है, बोरॉन का 3 है, कार्बन का 4 है, ये 4 शेयर करेगा, इसीलिए सबसे अधिक कंपाउंड कार्बन का है। नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, फिर फ्लोरीन का हम लोग देखते हैं 1 है, नियोन का 0 है, ये भी इनर्ट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसमें 0 है। सोडियम 1 है, मैग्नीशियम में 2 है और एल्यूमिनियम में 3 है। ओके, चलिए, सम एलिमेंट्स शोज मोर देन 1 वैलेंसी, कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो एक से अधिक वैलेंसी दिखाते हैं, हेंस टर्म्ड एज वेरिएबल वैलेंसी, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। यहां देख लीजिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग Fe3 भी लिखते हैं और Fe2 भी लिखते हैं। ठीक है, यहां देखिए Fe2 लिखा हुआ है, यहां Fe3 लिखा हुआ है, तो ये शो कर रहा है 2 वैलेंसी, ये शो कर रहा है 3 वैलेंसी। कॉपर में भी देखिए, यहां 1 वैलेंसी शो कर रहा है, यहां 2 वैलेंसी शो कर रहा है। इस परिस्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। क्या कहलाता है ये, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है। क्या क्वेश्चन अगर आपको पूछता है व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी, क्या क्वेश्चन बनाइएगा, सम एलिमेंट शोज मोर देन 1 वैलेंसी हेंस टर्म्ड एज वेरिएबल वैलेंसी, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं केमिकल फॉर्मूला के बारे में। तो इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स के आधार पर आप केमिकल फॉर्मूला को जान सकते हैं और इसको आप आसान बना सकते हैं। बोलता है कि द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस्ड, तो बोलता है कि वैलेंसीज और चार्जेस जो है वो दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। और मेटल और नॉन मेटल, अगर मेटल नॉन मेटल दोनों है तो सबसे पहले, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, मेटल को लिखेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को लिखेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड शुड बी शोन द नेम और सिंबल, नहीं तो मेटल फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल फर्स्ट। जैसे यहाँ पे NaCl लिखे हैं ना, तो ये Na आपका मेटल है और Cl क्या है, नॉन मेटल है, इसीलिए इसको हम लोग NaCl लिखते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, अगर कोई सब्सटेंस जो है, अगर कोई कंपाउंड जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन से बना है,
तो द आयन इज इंक्लोज्ड इन ए ब्रैकेट, उस आयन को हम लोग ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ, इंडिकेट द रेशियो, रेशियो को इंडिकेट करने के लिए उसको पहले हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं जो उसको बहुत ही थोड़ा सा अलग नियम है लिखने का। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना CaOH होल 2 लिखते हैं। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा गया है CaOH होल 2, ये हुआ आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे लिखा गया, देखिए Ca का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है। ठीक है, और OH का जो होता है ये 1 होता है, -1। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग लिखते हैं इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो कैल्शियम जो है वो ले लेगा OH का वैलेंसी ले लेगा, और OH जो है वो कैल्शियम का ले लेगा। ठीक है, तो कैल्शियम का जब 2 होता है तो ले लिया 1, इसलिए यहां कैल्शियम को हम लोग 1 ले लिए। ठीक है, लेकिन OH जो है यहां 2 हो गया, इसलिए यहां पर क्या हो गया, OH2 लिखा गया। मतलब दोनों को क्रॉस कर दिए। आगे और हम लोग देखते हैं, देखिए यहां ध्यान से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग देखते हैं, एल्यूमिनियम का कितना होता है 3 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्साइड का, तो ये यहां पर 2 लिया गया है। तो एलियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी है और ऑक्सीजन का यहाँ देखिए 2 है, इसलिए क्या लिखा गया Al जो है ये 2 ले लिया और ऑक्सीजन यहाँ की तरह 3 हो गया, इसलिए Al2 हो गया। ठीक है, और O3 हो गया, इस तरह से लिखा गया। समझे कि नहीं? तो आगे हम लोग और देखते हैं इसको। यहां देखिए H2 है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जब भी हम किसी का फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या करते हैं, क्रॉस लेते हैं। ठीक है, वैलेंसी जो है उसको हम लोग दोनों का क्रॉस कर देते हैं। चलिए अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखते हैं। तो बोलता है कि इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो कहता है जैसे कि हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तब बना है क्या, H2O बना है। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, 2 है तो इसलिए 1:2 हो गया ये, और ये कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये 16 हो गया, दोनों क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इस तरह ये बना। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, अब यहां देखिए सोडियम का जो होता है 23 होता है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई किए, और क्लोरीन का 35.5 होता है एटॉमिक मास। तो दोनों को जब मिलाए NaCl बना तो कितना हो गया 23 प्लस 35.5 कितना हो गया 58.5। ओके, अब हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो इट इज डिफाइंड एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी स्पेसीज, एटॉम, मॉलिक्यूल्स, आयन, पार्टिकल्स, कुछ भी हो। ठीक है, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन द ग्राम। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 मोल बराबर कितना हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻20, ये है 1 मोल का वैल्यू। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मोलर मास इक्वल टू क्या होता है 1 मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, 1 मोल का मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, इन ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो 1 म्यू ऑफ हाइड्रोजन हैज, हाइड्रोजन के 1 म्यू हाइड्रोजन में कितना होगा 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वो हो गया, चाहे आप 1 यू हाइड्रोजन बोलिए, चाहे 1 एटम हाइड्रोजन बोलिए, या 1 ग्राम हाइड्रोजन बोलिए, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 बोलिए, जो बोलिएगा बात सब सेम है, एक ही है ये। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में हमारा जो है ये 1 ग्राम का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग कितना मानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। यही हुआ आपका मोलर संकल्पना या फिर मोल कॉन्सेप्ट, और ये लेसन आपका यही समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।